बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा हो गया। कोविड जिस तरह से हम देख रहे थे उसकी जो वेव थी वो लाइट हो रही थी, और इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि उसके लाइट होते ही डेंगू जो है वो अब सर उठाने लग गया, और डेथ जो रेट है वो भी रिपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल, अब मतलब कि अमवात भी हो रही हैं, रिपोर्ट हो रही हैं। आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें। सबसे पहले तो अब फुल स्लीव्स पहनना शुरू कर दें। बच्चों को हम ख़ास तौर पे जब बाहर भेजते हैं तो वो हम कोशिश करें कि उनको ट्राउज़र्स पूरे पहनाए जाएँ, फुल स्लीव्स हों, और हम एहतियात भी कर रहे हों। दरवाज़ों को, खिड़कियों को कोशिश करें मगरिब के टाइम करें, हाँ, उस वक्त जो है। और फिर जो पानी वाली चीज़ें हैं, मतलब अब तो कूलर शायद लोगों ने उतार लिए होंगे, लेकिन बाकी जो आप साफ़ पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको खुला छोड़ देते हैं, तो उसको खुला बिल्कुल मत छोड़े, बहुत एहतियात करें। साथ टाइफाइड जो है वो हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि लोगों को टाइफाइड हो रहा है। तो अगर आपको कोई बुखार की अलामात हैं और बुखार नहीं उतर रहा, तो फौरी से कोशिश कीजिए कि टाइफाइड का और डेंगू का टेस्ट लाजमी करवा लें, ताकि पता लग सके कि डेंगू है। क्योंकि हम एक टेस्ट करवाते हैं, दूसरा टेस्ट नहीं करवाते हैं, वो एक नेगेटिव होता है तो हमें पता ही नहीं लगता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। लेकिन यह है कि इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर से रुजू करें, ताकि डॉक्टर जो है वो रिकमेंड कर सके आपको, आपके सिम्टम्स देखते हुए कि कौन कौन से सिम्टम्स आपको इस टाइम फील हो रहे हैं, तो वो फिर वो टेस्ट जो है वो रिकमेंड करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे वॉशरूम्स की जो बाल्टियाँ होती हैं, डेंगू से हमें बचाव के लिए करना होगा कि उन बाल्टियों को जो है साफ़ पानी में भर के रखा होता है उसको ना रखें, ना स्टोर करें। और ख़ास तौर पर जो टैंकियाँ होती हैं जो पूरे घर को जिससे पानी सप्लाई होता है, उन टैंकियों को भी कवर करके रखें, क्योंकि बहुत सारी जो टैंकियाँ होती हैं उनको कवर ही नहीं किया होता है। मतलब वैसे ही वो कोई हो, कोशिश करें पानी ना खड़ा होने दें। इस तरह की चीज़ें गमलों के अंदर लाजमी तौर पर देखें, क्यारियों में, घरों में जो हैं उस हवाले से लाजमी देखें। तो ये एहतियात अब करें। अब इतनी चीज़ें जो हैं बढ़ गई हैं, अब टाइफाइड भी है, उधर से डेंगू भी है, और कोरोना तो है ही है, तो हमें एहतियात भी ज़्यादा करनी है और इसमें पैनिक नहीं करना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको फॉलो करना है, और अल्लाह हम सबको जो है हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपनी कोशिश लाजमी तौर पर करें, बाकी अल्लाह ताला से दुआ लाजमी कीजिए कि अल्लाह हम सबको महफूज रखे। हम सबसे पहले उसी पेंडोरा बॉक्स की बात करेंगे कि जिसका जिक्र हो रहा है। पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनी सामने आई हैं जी। बिल्कुल, और पैनामा पेपर्स के बाद हम देख रहे हैं कि नई मालियाती स्कैंडल पेंडोरा पेपर्स की होशरुबा तफसीलात भी जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक 700 से ज़ायद पाकिस्तानी बेनकाब हुए, जिनमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, मोनस इलाही, अलीम खान और फैसल वावडा काबिल ज़िक्र हैं। अच्छा, दीगर लोगों की बात कर ली जाए तो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है शर्जील मेमन साहब हैं, खसरू बख्तियार हैं, के भाई उमर बख्तियार, उनका नाम भी शामिल है स्कैंडल में। अबराज ग्रुप के CEO आरिफ नकवी और एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शुएब शेख समेत मुतअद्दिद बैंक से ताल्लुक़ रखने वाले बैंकार जो हैं, रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, उनके नाम भी शामिल हैं। इसी साल वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया भर में तहलका मचाने वाले पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करते हुए ऐलान किया है कि हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में आने वाले तमाम पाकिस्तानियों की तहकीकात करके उनके खिलाफ एक्शन भी लेगी। अच्छा, वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात का हम खैर मकदम कर रहे हैं। अशराफिया ने टैक्स चोरी, करप्शन से नाजायज़ दौलत बनाई, अशराफिया ने नाजायज़ धन को मालियाती महफूज पनागाहों में मुंतकिल किया, और इसके ऊपर जो है तहकीकात भी हुकूमत की जानिब से की जाएंगी। ये सारा मामला है। अब शोर बहुत ज़्यादा है कि ऑफशोर कंपनी सामने आ गई हैं, लेकिन पहला सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या ऑफशोर कंपनी होना कोई कानूनी तौर पर जुर्म है या नहीं है, लेकिन कौन सी ऑफशोर कंपनी है जिसका होना जुर्म है, इस तरह की बात क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि क्या ऑफशोर कंपनी जिस शख्स की निकल आई है हम उसको वैसे ही कह देंगे कि उसने करप्शन किया या मनी लॉन्ड्रिंग किया, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साबिक प्रोसिक्यूटर नायब साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब। राजा आमिर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ऑफशोर कंपनी होना कानूनन जुर्म है, या ये बिल्कुल लीगल है कि आपकी ऑफशोर कंपनी हो सकती है, या ये कोई अखलाकी तौर पर अच्छी बात नहीं है? देखिए, इसमें ये है कि ऑफशोर कंपनी खुद होना कोई डायरेक्ट जुर्म नहीं है। ऑफशोर कंपनीज बनाने के लिए 2 या 3 चीजें होती हैं कि लोग ऑफशोर कंपनीज क्यों बनाती हैं। एक तो हमारा कारोबारी तबका होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो पैसा होता है पाकिस्तान में उसको किसी तरीके से बाहर वो ले जाते हैं, और टैक्स एवेजन के लिए, टैक्स बचाने के लिए वो ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं कि जी हम इस पैसे को छुपा लें। तो वो जो मसला है वो FBR और उन बड़े बड़े जो सरमायाकार होते हैं उनके दरमियान
होता है। ठीक है। फिर ऑफशोर कंपनीज बनाने का जो दूसरा वजह होती है वो जो हमारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं, जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिसमें हमारे सरकारी मुलाजिम होते हैं, हमारे जजेस होते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं कि वो जो पैसा होता है उसे बैरून मुल्क लेके जाते हैं, फिर उससे प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और उस प्रॉपर्टीज की जो ओनरशिप होती है, जो मलकियत होती है, उसे छुपाने के लिए कि किसी को पता ना चले कि ये ABC की प्रॉपर्टी है, वो ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो ये लोग होते हैं या ये जो तबका होता है, इनको हमारे मुल्क के जो कवानीन रेगुलेट करते हैं वो ये हैं कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो आपने डिक्लेरेशन देनी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब आप इलेक्शन लड़ते हैं। तो उस डिक्लेरेशन में अगर आपने उस प्रॉपर्टी की या उस ऑफशोर कंपनी की या उस ऑफशोर कंपनीज ने कोई अकाउंट्स खोले हैं, कोई फ्लैट लिए हैं, वो जाहिर नहीं किए, तो ये एक जुर्म है। इसी तरीके से अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं तो आपने अपने टैक्स के गोशवारों में अगर जिक्र नहीं किया तो ये जुर्म होगा। तो ये दो वजह। सर, अब ये तो वजूहात आपने बता दी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके खिलाफ तहकीकात की, तो जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ तहकीकात होंगे जिनके नाम इन लीक्स में आए हैं, लेकिन इस हवाले से हुकूमत को मैकेनिज्म क्या बनाना होगा? क्योंकि अगर हम पैनामा लीक्स की बात कर लें तो मखसूस लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई हुई थी। देखिए, मैकेनिज्म इसके खिलाफ ना तो मीडिया है, ना हुकूमत अगर PID में बैठ के प्रेस या प्रेसेस दे रही है, वो इसका मैकेनिज्म नहीं है। इसका मैकेनिज्म जो है वो आपका नैब का इदारा है, इसका मैकेनिज्म FBR है, FIA है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत को चाहिए कि वो FIA को नैब को और FBR को अगर स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है, तो ये वो अदारे हैं कि जो खुद से उनके पास कवानीन भी मौजूद है, मनी लॉन्ड्रिंग के भी लॉज मौजूद हैं हमारे मुल्क में कि भाई अगर ये आप सब कुछ सही था, अगर आप ये पैसा बैरून मुल्क लेके गए हैं तो किस रास्ते से, किस चैनल से लेके गए, तो ये मैकेनिज्म तो मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पहले पैनामा लीक्स आई थी 2016 में, उसमें सिवाय मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के हमें नजर नहीं आया कि किसी का इन्होंने उस मैकेनिज्म के तहत एहतसाब किया हो। लेकिन उसकी वजह ये थी कि उस वक्त के जो नैब के चेयरमैन थे कमर जमान चौधरी साहब, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे कि किसी का एहतसाब किया जाएगा। और अभी जो मौजूदा चेयरमैन है वो भी 3 या 4 वर्ष के बाद रिटायर हो रहे हैं। तो अगर हुकूमत किसी को प्रॉपरली चेयरमैन नैब लगाती है, कोई नए लोग आते हैं, इन अदारों को मजबूत करती है, फिर तो मैकेनिज्म नजर आएगा। अदरवाइज कुछ दिन ये बातें मीडिया पे आप और हम करेंगे और उसके बाद शायद खामोशी आ जाए। बिल्कुल ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से एक और मामला है कि हम एक ही नज़र से सबको देख रहे होते हैं, उसको क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने जैसी ऑफशोर कंपनीज के नाम सामने आए, सबको ही गिल्टी जो है अवाम ने भी अपने जहन में दे दिया, और कुछ रिपोर्टिंग भी शायद ऐसे हुई कि लगा कि शायद सब लोग ही करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। अब एक कंपनी बनी ऑफशोर कंपनी, उसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, कोई काम ही नहीं हुआ। शौकत तरीन साहब का जैसे मामला है कि स्टेट बैंक के कहने पर बनाई गई, ये मामला किस तरह मुख्तलिफ होगा उस शख्स से कि जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की या करप्शन का पैसा बनाया या फिर उसको डिक्लेयर नहीं किया? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने 2-4 चीजों को चेक करना है। आपने चेक करना है कि अगर इसने ऑफशोर कंपनी बनाई और उसमें ट्रांजैक्शन हुई या कोई पैसा गया, तो क्या इसने डिक्लेयर की? अब शौकत तरीन साहब तो इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है इस अंदाज में कि वो ना पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उन्हें ऑल्दो कहा जा रहा है कि सेनेटर बनाया जाएगा, तो उन्होंने सिर्फ ये बताना था कि क्या उनके अकाउंट में करोड़ों या अरबों रुपए के पैसे यहाँ से शिफ्ट हुए, या ये चीज उनके टैक्स के गोशवारों में उन्होंने दिखाया कि जनाब उनकी एक ऑफशोर कंपनी है, जिस ऑफशोर कंपनी की इतनी जो हैं उसमें उसने
प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है। अगर नहीं है और उसकी ट्रांजैक्शन 0 है, फिर मैं नहीं समझता कि इनको उस पैराए में लाया जा सकता है जिस पैराए में वो ऑफशोर कंपनी थी, जैसे मियां नवाज शरीफ की थी कि जी लंदन के अपार्टमेंट खरीदे हुए हैं, जैसे दीगर लोगों की थी कि उन्होंने ये बाइंग और परचेजिंग की हुई है। तो इसमें हुकूमत को एक ऐसा कमीशन बनाना पड़ेगा कि वो केस टू केस देख के और ये बताए कि जनाब ये लोग तो मनी लॉन्ड्रिंग में या मिस डिक्लेरेशन में मुलव्विस हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज तो बनाई लेकिन उससे कोई उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। तो इट्स वेरी क्लियर कि सिर्फ ऑफशोर कंपनी होना बजाते खुद जुर्म नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बजाते खुद ये जुर्म नहीं है। वैसे राजा आमिर अब्बास साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अव्वल जिम्मेदारी तो उन इदारों की है कि जिनका ये काम है कि वो खुद से ये काम करें, ना कि हुकूमत की किसी डायरेक्शन का इंतज़ार कर रहे हों। तो वो इदारे आपको काम करते हुए नज़र आएंगे या फिर आप समझ रहे हैं कि बस आए हैं, कुछ दिनों बाद खामोशी हो जाएगी, जिस तरह आप पहले जिक्र कर रहे थे? आपकी ज़ाती राय क्या है? देखिए 2016 में पहली दफा जब पैनामा आया तो पैनामा से लेके अभी 5 साल हो गए हैं, तो हमारे मुल्क का सिस्टम ऐसा हो जाना चाहिए था कि ये असल में तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है कि आपके मुल्क से पैसा बैरून मुल्क जाता है। ये पैसा कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन से नहीं जाता कि जिसका रिकॉर्ड होगा। तो इसको रोकने के लिए हुकूमत को चाहिए था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, मुल्क से पैसा इस अंदाज में जाना कि जिसका कोई ट्रैक ना हो, इसको रोका जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको रोक नहीं हम पाए। आज भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आज भी मुल्क से लूटा हुआ पैसा बैरून मुल्क जा रहा है कि जो बैंकिंग चैनल से नहीं जाता, हवाला हुंडी से जाता है। तो ये वो चीजें हैं कि जिससे पाकिस्तान को ना सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बल्कि फैटिफ में हो रहा है। और फैटिफ में यही इशू है कि जनाब आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या करते हैं? अभी तक मेरा ख्याल शायद पाकिस्तान की तारीख में 1 या 2 लोगों के अलावा किसी को मनी लॉन्ड्रिंग में सजा भी नहीं। ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात थे और ये ऑफशोर कंपनीज़ का मामला है कि लोगों की जिस तरीके से सामने आई हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ सियासतदानों के मौक़िफ़ भी सामने आए हैं। उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया है कि जी कि कुछ ने कहा कि हमने तो डिक्लेयर कर रखा है सब कुछ और ये तो बिल्कुल हमारा कानूनी तौर पे है। जिस तरह से शौकत तरीन साहब का मौक़िफ़ सामने आया वो बड़ा क्लियर था कि जी स्टेट बैंक के कहने पे मैंने पहले बनाई थी लेकिन उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई है। तो इस तरह के मौक़िफ़ भी सामने आ रहे हैं। लेकिन तहकीकात जब तक नहीं होंगी तब तक इनके जो मौक़िफ़ हैं उनके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये हतमी बात, ये दुरुस्त बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। लेकिन अल्टीमेटली ऑफशोर कंपनी का सामने आ जाना अब टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए बेशतर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर और बड़े बड़े नाम सामने आए। अच्छा देखिए सचिन तेंदुलकर का नाम सामने आया, टोनी ब्लेयर का इसके अंदर नाम सामने आया, का भी बिल्कुल इसमें साफ नाम है, यानी कि बड़े बड़े नाम सामने आए। लेकिन अब ये है कि तहकीकात जैसे जैसे होंगी उन इदारों की जानिब से तो फिर ही हकीकत जो है सामने आएगी कि कौन सही कह रहा है कौन ठीक कह रहा है, मतलब नहीं कह रहा है। इंतजार किया वैसे लोगों ने इसके लिए। चले हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना के हवाले से। एक मुस्बत खबर, एक अच्छी खबर आई है कि मुल्क में आलमी जो वबा है उसका जोर टूट रहा है, जिस तरह से इकरा भी पहले जिक्र कर रही थी, और मुस्बत केसेस की शरह मुसलसल कम भी हो रही है। और तसल्ली बख्श बात यह है कि वैक्सीनेशन का अमल भी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, हमजा NCOC सरबराह असद उमर साहब ने कहा है कि कम से कम एक वैक्सीन लगाने वालों की तादाद जो है वो इस टाइम अब 6 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। बिल्कुल पहली डोज जिन्होंने लगाई है। 31 दिसंबर तक 7 करोड़ पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन के हदफ को इंशाल्लाह हासिल किया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो आज ही वैक्सीन लगवा लें। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हदफ गवर्नमेंट ने पहले सेट किया था वो अभी देखें कि अक्टूबर का स्टार्ट है, नवंबर भी है, फिर दिसंबर भी है, तो लग रहा है कि हम अचीव कर जाएंगे। और कोरोना वायरस के इलाज के हवाले से बात करें तो बड़ी पेशरफ्त का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन ने वैक्सीन के बाद कोरोना के खिलाफ एंटीवायरल दवा के क्लिनिकल ट्रायल में कामयाबी हासिल कर ली। अच्छा, ये जो दवा है इसके साथ कहा जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ दीगर अद्वियात की तैयारी में पेशरफ्त भी दुनिया के लिए उम्मीद का अब बाइस बन रही है। और मतलब लोगों को पॉजिटिव अब ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, खबरें मिल रही हैं कि जैसे जैसे रिसर्चेज हो रही हैं उसी तरह से इसका इलाज भी दरियाफ्त करने की कोशिशें हो रही हैं। खबरिस्तान इदारे के मुताबिक माहिरीन तिब ने बताया कि एक जो दवा उन्होंने बनाई है मोलनुपिराविर के पहले क्लिनिकल ट्रायल के नताइज में मुस्बत असर भी देखा गया। और जो दवा है इंतहाई कमज़ोर लोगों को कोविड के बदतरीन असरात से बचाने का एक नया तरीका फराहम कर सकती है। और हम किसी ऐसे इलाज का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ऐसी दवा का ही
इंतज़ार कर रहे हैं कि जिसके बाद एक तो वैक्सीन है जो हम एहतियात के लिए लगाते हैं और पहले लगा रहे होते हैं, और दूसरी दवा है कि जिससे जिस शख्स को कोविड हो जाए उसका इलाज किया जा सके। तो सबको ही उस दवा का इंतज़ार है। और अब अगर क्लिनिकल ट्रायल्स की बात की जा रही है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये दवा जो है शायद अब मार्केट में भी बाद में आ जाएगी, क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल इसके हो जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी कोरोना के इलाज के हवाले से। बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी, लेकिन हमजा इसके साथ साथ अगर हम देखें हमें एहतियात अब भी करनी है, क्योंकि अभी हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं आई हैं, इसके एक वक्त लगेगा, उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। और इंतज़ार हम ऐसे कर सकते हैं कि अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास हल मौजूद है हम उसको अगर आजमा लेंगे, अपने ऊपर ट्राई कर लेंगे ये, तो हम कोविड से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि इंटेंसिटी जो है उसकी कम हो जाती है अगर आप वैक्सीनेटेड हों। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ही करेंगे आपसे, क्योंकि हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की हैं, उसके बावजूद भी अब एक ऐसी आवाम की जो है ना तादाद रह गई जो कि बज़द है कि नहीं वैक्सीनेट होना, अपने आप को नहीं कराना। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर इमरान शरीफ अमेरिका से हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, दवासाज कंपनी मर्क के मुताबिक कोरोना के इलाज के लिए बनाए जाने वाली जो गोली है, जो दवाई है, उससे बीमारी से अस्पताल दाखिले का इम्कान आधा हो जाता है। ये आप क्या समझते हैं कोरोना के इलाज में कितनी बड़ी पेशरफ्त है, या अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल जी गुड मॉर्निंग इन पाकिस्तान, गुड इवनिंग इन यूएसए। पहले तो मैं कहूँगा कि जो नई ड्रग जिस पर रिसर्च चल रही थी पिछले कोई 6 महीने से, मार्क और इसमें 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन्वॉल्व हैं, एक बड़ी अचीवमेंट है, गुड अकम्पलिशमेंट। और ये जो ड्रग है इट्स एन एंटीवायरल ड्रग। ये इनिशियली एमरी यूनिवर्सिटी में 2014 में इसको इनिशियली दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग। उसके बाद इनको इस ड्रग को इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन ये है कि ये इसका काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट आए हैं कोविड-19 के खिलाफ। और उसमें उन्होंने ये भी शो किया है कि ये डेल्टा, गामा, म्यू वेरिएंट सब ड्रग्स के सब जो वेरिएंट हैं उनके खिलाफ इफेक्टिव है। सो ये बड़ा अच्छा वेपन है हमारे लिए कोविड-19 की फाइट के लिए। ऑब्वियसली वैक्सीन इज द अल्टीमेट डिफेंस, लेकिन ये कि अगर हम सीवियर केसेस और मॉडरेट केसेस में ड्रग यूज़ कर सकते हैं और उसकी जो इक्विटी है डिजीज़ की वो कम कर सकते हैं, तो दिस इज अ विन-विन सिचुएशन। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इस दवाई के हवाले से बात करें तो इसका जो फार्मूला है या सॉल्ट है अभी तक सामने आ सका है कि दीगर दवा साज जो कंपनी है वो भी इसको आजमा कर दवा बना सके? देखें, मार्क में तो ये ऑलरेडी उनका रिसर्च फिनिश हो गई है और ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा 2 और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि हंट में ओरल एंटीवायरल मेडिकेशन की इस वक्त काम कर रही हैं, और उनका भी जो डेटा है वो भी अगले 1-2 महीने में हमको मिल जाएगा। तो यस, इस वक्त हमारे पास क्लोज टू 3 कंपनीज हैं, और जो मार्क के पास इस वक्त ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन डोजेज जो हैं वो ऑलरेडी यूएस ने 1.2 बिलियन डॉलर्स में वो परचेस ऑलरेडी कर लिए हैं। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ऑलरेडी दे नो कि दिस ड्रग इज गोइंग टू बी इफेक्टिव। उन्होंने, अमेरिका ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट कर दिया। डॉक्टर साहब, आप ये बता रहे हैं, बड़ा अहम नुक्ता है ये, यानी कि इन्वेस्ट कर दिया तो ये मार्केट में आने वाली है। कब तक उम्मीद रखी जाए कि ये जो ड्रग है, ये दवा है, ये मार्केट में आ जाएगी? जी बहुत जल्दी, क्योंकि जो मार्क ने अपना डेटा प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा है कि 2021 के एंड तक उनकी मोर देन मिलियन डोजेज यूज़ होंगी। तो इसका मतलब है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो कि अगले कुछ हफ्तों में मिल जाएगा इसको, एंड देन ये मेडिकेशन हम इसको हॉस्पिटल में यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो मेरा ख्याल है अक्टूबर में ये ड्रग जो है यूज़ होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक यहाँ पर एक और अहम नुक्ता ये भी है कि इसके जो डेटा एनालाइज किया गया है वो किस किस एज ग्रुप के ऊपर किया गया है, और ये जो दवा होगी क्या ये बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए, जिस तरह से अब उनके वैक्सीन के ट्रायल्स बच्चों पर हो रहे हैं, तो ये दवा क्या बच्चों के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगी? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये मेडिकेशन बच्चों का इन्होंने कोई ऐसा डिस्कशन नहीं किया अपने डेटा में, और आपको पता है कि जो मीडिया में ये अपना डेटा शेयर करते हैं वो बहुत लिमिटेड होता है। तो इट लुक लाइक कि इस वक्त ये बच्चों के लिए यूज होगी। और वैसे भी आप देखें ना कि जो मोर्टेलिटी है और जो इलनेसेस है वो एल्डरली या ओल्ड या मिडिल एज लोगों में ज़्यादा है। यंगर पॉपुलेशन है उसमें इन्फेक्शन होती है, माइल्ड होती हैं, और टोटल केसेस भी अब तक क्लोज टू 4 मिलियन हो चुके हैं बच्चों में।
So that is which factor are the major issue. ठीक है डॉक्टर साहब, इसको फ़िलहाल क्या हम मुकम्मल इलाज कह सकते हैं कि जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे, पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि एहतियात के लिए तो चले हम वैक्सीन लगवा रहे हैं लेकिन इलाज हमारे पास नहीं था, तो इसको मुकम्मल इलाज कहा जा सकता है कोविड-19 का? नहीं, देखें आपने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किया लेकिन इसको हम मुकम्मल इलाज नहीं कर सकते। ये एक हमारे पास एडेड बेनिफिट आ गया है, एडेड ट्रीटमेंट आ गई है लेकिन नॉट कंप्लीट। तो एक आई थिंक और भी अगर मेडिकेशन आ जाए तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे, हमारे पास हम अपने पेशेंट को बेहतर ट्रीट कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी कामयाबी इसको कहा जा सकता है कि हमने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, सवेरे से आप बात कर रहे थे अमेरिका से, आपने हमें ज्वाइन किया। एक बड़ी कामयाबी है लेकिन इसको अभी भी मुकम्मल इलाज नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये देखें जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इस पर रिसर्चेज हो रही हैं, तहकीक हो रही है और इंसानी ज़िंदगी पर बेहतर असरात जिसके मुरतब हो वैसी ड्रग्स, वैसी अद्वियात तैयार की जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक बड़ा आप कह लें कि एक अच्छा एक हमने देखा है कि कोविड के इसमें एक उम्मीद की किरण जो है वो जाग गई है कि इलाज जो है कुछ मुकम्मल इलाज तो नहीं कहा जा सकता लेकिन एक इलाज के लिए दवा जो है वो तैयार 50% कहा जा रहा है ना कि वो कम कर देता है, मतलब कि अच्छा वैसे आपको दाखिल होना जिस पड़ेगा। कि बच्चों के लिए भी इतना नहीं है क्योंकि रिसर्च का जो डेटा एनालाइज किया गया वो एक उस एज ग्रुप के लिए जिनके अंदर मोर्टेलिटी जो रेट है वो ज़्यादा होता है। खैर हम अब आगे बढ़ेंगे और एक ट्विटर के ज़रिए एक इस्तीफ़ा सामने आया है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी टिकट पर मुंतखब होने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने ट्वीट करते हुए मुस्ताफ़ी होने की इत्तला दी, ताहम उन्होंने इस्तीफ़ा देने की जो वजह है वो नहीं बताई है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा इरसाल कर दिया, अल्लाह ताला इमरान खान और PTI का हामी और नासिर हो, अल्लाह हाफ़िज़। ये भी उन्होंने कहा, अल्लाह हाफ़िज़ भी उन्होंने जो है ना आगे लिखा है। वैसे बड़े नाराज़ रहे हैं, पहले भी बड़ी तनकीद करते रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब से उनकी मुलाकात होती थी, पहले भी इस तरह 2-3 दफ़ा बातें सामने आई कि जी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात होती थी, मामला तय पा जाते थे, तनकीद कर रहे होते थे पॉलिसीज़ के ऊपर। हमने भी जब प्रोग्राम में उनसे बात की थी तो वो कोई खुश नज़र नहीं आ रहे थे और वो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, काम ही शायद वैसा नहीं हो रहा कि जैसा होना चाहिए था। कराची वालों के लिए बड़े ज़्यादा परेशान थे वो, तो अब उन्होंने ट्विटर में ये अनाउंस कर दिया तमाम परेशानियों का हल मुझे लगता है उन्होंने इस्तीफ़ा समझा, उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो ट्विटर के ज़रिए जो है वो इरसाल किया है। जी, वो प्लेइंग 11 से मतलब कि स्क्वाड से ही आउट हो गए हैं, अभी अपने ट्वीट के मुताबिक इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीट जो है नेशनल असम्बली में वो कम हो जाएगी इस इस्तीफ़े के बाद, जब ये इस्तीफ़ा मंजूर हो जाएगा। उसके बाद मंजूर नहीं हुआ ना, जब मंजूर हो जाएगा अभी तो उन्होंने इरसाल किया, पता नहीं कब पहुंचेगा, उस दौरान कोई मीटिंग ट्विटर के थ्रू वो भी कोई मीटिंग ही ना हो जाए वज़ीर आज़म साहब से। चले हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।